हेलो मैजिकल माइंड्स, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो एज यूजुअल हर एक क्लास के स्टार्टिंग में जैसे हम वोकैब का पार्ट करते हैं वैसे ही हम वोकैब जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देख, सबसे पहले आज आपकी स्क्रीन पे टू वर्ड्स हैं, डिले वर्सेस टर्डी। राइट, डिले वर्सेस टर्डी। डिले का मतलब भी होता है धीमे चलना, लेट होना। राइट, और टर्डी का मतलब भी होता है कि धीमे चलना। राइट, हाजी सार्थक लास्ट क्लास का जो इडियम था वो आपका बैक टू द ड्राइंग बोर्ड था। राइट राइट, चलिए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डिले वर्सेस टर्डी। तो डिले का मतलब भी आपको जैसे पता है, डिले होना, लेट होना, नॉट ऑन टाइम। राइट, डिले को हम पॉजिटिव कनोटेशन में लेते हैं। डिले वर्ड हम कब यूज करते हैं? पॉजिटिव कनोटेशन में यूज करते हैं जब कोई लेट हो रहा हो, टाइम पे नहीं है और हम उसकी चीज़, हम उसके एक्सक्यूज को समझते हैं तो हम उसके लिए वहाँ पे टर्म क्या यूज़ करेंगे? हम टर्म यूज़ करेंगे डिले, नॉट ऑन टाइम। राइट, ये टर्म हम यूज़ करेंगे। डू यू नो व्हाट्स कॉजिंग द डिले? क्या आप जानते हो कि डिले का कारण क्या था, लेट आने का कारण क्या था? राइट, तो ये आपका पॉजिटिव कनोटेशन के तौर पे यूज़ होगा। और जबकि जब हम टार्डी की बात करेंगे, टार्डी का मतलब भी होता है धीरे धीरे चलना, कोई टाइम पे नहीं आता है, टाइम पे काम नहीं करता है। तो यहाँ पे आप सेंटेंस में यूज़ देख रहे हैं, शी वॉज टार्डी टू वर्क। राइट, तो अगर आप किसी को ब्लेम करना चाहते हैं नेगेटिव कनोटेशन के तौर पे, आप बता रहे हैं कि अरे वो तो हमेशा लेट होता रहता है, वो लेट काम करता है, इन दैट केस आप जो वोकैब यूज करेंगे दैट इज टार्डी। राइट, तो यहाँ पे आप टार्डी देख रहे हैं, ये आपका नेगेटिव कनोटेशन होगा। राइट, कनोटेशन, न्यू स्टूडेंट्स, कनोटेशन क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। हर एक वर्ड के साथ उसके कुछ इमोशंस होते हैं। राइट, लिटरल मीनिंग सेम होता है, जैसे आप यहाँ डिले और टार्डी में देख रहे हैं, लिटरल मीनिंग क्या है? सेम है। लेकिन आपको हर एक वर्ड के साथ जुड़ा हुआ इमोशन भी पता होना चाहिए। केवल लिटरल मीनिंग जानने से काम नहीं चलेगा। कहाँ पे पॉजिटिव वे में चीज़ों को यूज़ करना है, कहाँ पे नेगेटिव सेंस में यूज़ करना है कौन से वर्ड को, दैट इज कॉल्ड कनोटेशन। राइट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव क्या होता है? इनएक्सपेंसिव मतलब कि जो बहुत ज़्यादा महंगा ना हो। और एक और वर्ड होता है, अगर हम देखें तो इनएक्सपेंसिव के साथ एक वर्ड आपने और सुना होगा, चीप। राइट, तो इनएक्सपेंसिव दाम कम है लेकिन सामान अच्छा है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि कोई सामान चीप है, इट मीन्स कि प्राइस भी कम है और उसकी क्वालिटी भी घटिया है। राइट, तो आपने क्या देखा कि इनएक्सपेंसिव जो है पॉजिटिव कनोटेशन है, जबकि चीप जो है वो नेगेटिव कनोटेशन है। राइट, ऐसे ही अब आप दो टर्म और देख रहे हैं। खैर, इसमें हम नोजी टर्म पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्यूरियस वर्सेस नोजी। तो आपको क्यूरियस का मतलब पता है, क्यूरियोसिटी का मतलब पता है, समवॉट इंटरेस्टेड। अगर आप किसी चीज़ को जानने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जैसे कहा जाता है बच्चों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। राइट, तो यहाँ पे देखिए, बेबीज आर क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग अराउंड देम। तो अगर आप पॉजिटिव वे में किसी की क्यूरियोसिटी के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप टर्म क्या यूज़ करेंगे? क्यूरियस। राइट, वहाँ पे आप टर्म क्या यूज़ करेंगे? क्यूरियस। लेकिन अगर नेगेटिव वे में बोलना चाह रहे हैं कि हर एक कोई ऐसा बंदा है जो फालतू में हमारी बातें छुप छुप कर सुनता है, जानने की कोशिश करता है, जिसके लिए हमने एक वर्ड पहले भी देखा था, नोजी। राइट, तो यहाँ पे ये नेगेटिव कनोटेशन का फॉर्म है। यहाँ पे नेगेटिव कनोटेशन के तौर पे हम नोजी टर्म यूज करते हैं, जैसे कि शी वॉज कंप्लेनिंग अबाउट हर नोजी पेरेंट्स। वो कंप्लेन कर रही थी अपने नोजी पेरेंट्स के बारे में। नोजी पेरेंट्स मतलब जो अपने बच्चों की लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है नाक घुसाते हैं, आप कह लीजिए, और कोशिश करते हैं क्या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो वहाँ पे नोजी वर्ड यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आपको, आप पॉजिटिव सेंस में बात करें कि अच्छा है, वो चीज़ों को जानना चाहता है, देन आप जो है क्यूरियस वर्ड का यूज़ करेंगे। और नेगेटिव सेंस में अगर आप बात करेंगे तो आप नोजी टर्म का यूज़
करेंगे। तो आपको इस पिक्चर से याद आ गया होगा, वो कैब हम नोजी वाला पहले भी कर चुके हैं, राइट। तो कुछ लोग होते हैं जो आप कह लीजिए इंटरफेरेंस नहीं होगा, श्रुति नोजी का मतलब इंटरफेरेंस नहीं है। नोजी का मतलब ये है कि छुप छुप कर बातें सुनना, मतलब कि क्या किसकी लाइफ में चल रहा है। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे नेबर्स होते हैं तो वो झाका ताकी करते रहते हैं, छुप छुप के बातें सुनते रहते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, राइट। तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी बातों को जानने में बहुत ज़्यादा वो क्या है, इंटरेस्टेड है। इन दैट केस हम वहाँ पे नोजी टर्म यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपने दो वर्ड देखे, क्यूरियस वर्सेस नोजी, राइट। आगे बढ़ते हैं। इट्स वेरी बैड, इट्स वेरी बैड, यह बहुत बुरा है। तो इट्स वेरी बैड को हम और किस तरीके से बोल सकते हैं, इट्स वेरी बैड, इट्स वेरी बैड को हम और किस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एट्रोशियस, इट्स एट्रोशियस। एट्रोशियस मतलब होता है कोई बहुत बुरी चीज हो रही होती है, बहुत ही बुरी चीज हो रही होती है, तो वहां पे हम ये टर्म यूज करते हैं एट्रोशियस, राइट। तो वहां पे हम ये टर्म यूज करते हैं एट्रोशियस, क्लियर है। अनहैप्पी नहीं होगा तिलक, इसका मतलब बहुत बुरा कुछ हो रहा हो तो वहां पे अब सपोज कुछ भी अगर बहुत बुरा है, मतलब कि अब जैसे बॉर्डर पे चाइना और इंडिया की जो झड़प हुई थी, लड़ाई हुई थी, तो उसमें अगर उन्होंने बहुत बुरे तरीके से मारा है तो वहां पे हम ये टर्म यूज कर सकते हैं एट्रोशियस, राइट। यहां पर है द रॉक इज वेरी बिग, द रॉक इज वेरी बिग, जो पत्थर है उसका साइज बहुत बड़ा है। अगर आप बोल रहे हो कि कोई चीज़ बहुत बड़ी है, जैसे इमेज में दिख रहा है कि शूज़ का साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, राइट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं द रॉक इज मैसिव, राइट। इसको हम बोल सकते हैं द रॉक इज मैसिव, बहुत बड़े, बहुत बड़े को हम क्या बोलेंगे, मैसिव, राइट, क्लियर है। हाँ, ह्यूज को हम बोल सकते हैं मैसिव, ह्यूज भी हो सकता है। द रॉक इज मैसिव। आप सबने सिनोनिम्स लिख दिए हैं, गुड, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तरफ से आज जो आपको वर्ड है दैट इज मैसिव, राइट। चलिए इडियम ऑफ द डे, इडियम ऑफ द डे में, हाँ जी, किसी को पता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, किसी को इसका मीनिंग पता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक्सप्लेन कर सकता है कोई। ब्लेस, ये इडियम आप कब यूज करते हो, ये इडियम आप तब यूज करोगे सपोज आपके साथ कुछ बुरा हुआ था, आप बहुत दुखी थे, लेकिन उसका आउटकम बहुत अच्छा था। मतलब कि अब आप कह रहे हो अच्छे ही हुआ था उस टाइम वो चीज हुई, राइट। आपके साथ कुछ नेगेटिव हो गया, लेकिन उस नेगेटिव का आउटकम अगर बहुत अच्छा होता है तो आप कहते हो अरे अच्छा ही हुआ था कि वो हुआ था, तभी तो हमने आज ये किया, अच्छा ही हुआ था वो जॉब तुम्हारी नहीं लगी, तभी आज तुम इस बिजनेस में इस पोजीशन पे हो, बोलते हैं ना, राइट। तो वहां पे हम इस इडियम का यूज करते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, राइट, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, राइट। तो यहाँ पर अगर कुछ ऐसा आपके साथ कुछ नेगेटिव हुआ था लेकिन उसका आउटकम बहुत अच्छा हुआ तो हम वहाँ पे ये इडियम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल आप किसी से कह रहे हो कि अच्छा ही हुआ तुम्हारी उस समय नौकरी नहीं लगी थी, तुम आज बिजनेस में इतने सक्सेसफुल हो, राइट। तो इट मीन्स कि यहाँ पर आप जो इडियम यूज करोगे दैट इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हर्ष बिल्कुल सही लिख रहे हैं, जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, राइट, जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पे हम सेंटेंस में इसका यूज देख लेते हैं। सेंटेंस में यूज क्या है, मिसिंग द ट्रेन वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर वी वुड हैव बीन ऑन इट व्हेन इट मेट विथ एन एक्सीडेंट किलिंग मैनी ऑफ इट्स पैसेंजर। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है अच्छा हुआ जो हमने ट्रेन जो है मिस कर दी थी, क्योंकि वो जो ट्रेन थी वो उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स की जान गई थी। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने जो इडियम यूज किया वो यूज किया ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, राइट।
एक और यूज देख रहे हैं, नॉट गेटिंग द जॉब वॉज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, राइट। जॉब ना मिलना हमारे लिए बहुत अच्छा था, राइट। जॉब ना मिलना हमारे लिए बहुत अच्छा था, राइट। तो इसको अगर कुछ आप कह लीजिए कुछ भी हुआ है वो अच्छे के लिए होता है, अगर आप किसी को बोल रहे हैं तो वहां पे आप इडियम यूज करेंगे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, राइट। चलिए आज के ग्रामर के पोर्शन में आते हैं। आई होप लास्ट क्लास में हम कंपाउंड सेंटेंस देख रहे थे, राइट। और कंपाउंड सेंटेंसेस में हमने ये एग्जांपल्स देखे थे, और आज हम देखने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो प्लीज अपने नोट डाउन करने के लिए रेडी हो जाइएगा, नोटबुक लेकर रेडी हो जाइएगा। न्यू स्टूडेंट्स, बिल्कुल बीच में टॉपिक चल रहा है, मैं आज आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, राइट। तो प्लीज़ आईजीपी में आप जिससे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आप उससे कोऑर्डिनेट करके पूछ लीजिएगा कि आपकी न्यू क्लास मतलब कि कब होगी, न्यू टॉपिक कब से स्टार्ट होगा, आपको एक्टिव पैसिव से समझ में आएगा, राइट। चलिए जो पुराने स्टूडेंट्स हैं नोट डाउन करने के लिए रेडी रहिएगा। आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हेडिंग डाल लीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट। आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आपने क्या देखा, सिंपल सेंटेंस में आपने देखा कि केवल वन मेन क्लॉज आता है, राइट। आपने देखा सिंपल सेंटेंस में कि केवल वन मेन क्लॉज आता है। कंपाउंड सेंटेंस में आपने देखा टू और मेन क्लॉजेस, राइट। ये आपने कंपाउंड सेंटेंस में देखा टू और मोर मेन क्लॉजेस। तो आप देख रहे थे कि सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में कहीं पे भी सब ऑर्डिनेट क्लॉज की बात नहीं की गई थी, राइट। सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस कहीं पे भी सब ऑर्डिनेट क्लॉज की बात नहीं की गई थी, राइट। लेकिन अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सब ऑर्डिनेट क्लॉज की बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम देखेंगे कि यहाँ पर वन सब ऑर्डिनेट क्लॉज रहेंगे, क्लॉजेस रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे केवल और केवल एक मेन क्लॉज होगा। सिंपल सेंटेंस में केवल एक मेन क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा मेन क्लॉजेस। फर्स्ट टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात नहीं करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वन मेन क्लॉज प्लस वन सबऑर्डिनेट क्लॉज या एक से ज्यादा भी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हो सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको याद रखना है केवल और केवल एक ही मेन क्लॉज होगा, राइट। अब कंपाउंड का आपको फीचर पता है, कंपाउंड का फीचर क्या है, टू और मोर मेन क्लॉजेस, राइट। तो यहाँ पे सेंटेंस का नाम है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या हो जाता होगा, टू और कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक से ज्यादा मेन क्लॉजेस हैं प्लस डिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है या उससे ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, जिसको हम बाद में देखेंगे, राइट। ममता डियर बस चैप्टर तो अभी काफी टाइम लेगा, अभी तो हमारा एक्टिव पैसिव बचा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बचा है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। आप तो यही लगता है काउंट कर रहे हो चैप्टर कब खत्म होगा, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर ये भी है, राइट। चलिए ये भी आपके इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में से ही आएगा। आप केवल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन लिखिए, मैंने आपको एडवांस में बता दिया। अभी हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करेंगे। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको समझ में आना चाहिए केवल और केवल एक मेन क्लॉज होगा और उसके अलावा जो है वो आपके सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस होंगे, राइट। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होगा। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक से ज्यादा भी डिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकते हैं, लेकिन मेन क्लॉज एक ही रहेगा। अगर मेन क्लॉज भी एक से ज्यादा हो गया तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नहीं बोलेंगे, उसको हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, राइट। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में ऐसा समझ लीजिए कि कंपाउंड का भी फीचर है, एक से ज्यादा मेन क्लॉजेस हैं, राइट, और आपका कॉम्प्लेक्स के भी फीचर है, यानी कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है या उससे ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस है, राइट। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है,
वन इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज और क्लॉजेस, राइट। यहां से लिखना शुरू करिए। मैंने आपको बार बार कंपाउंड टर्म का मतलब बताया। कंपाउंड टर्म का मतलब मैंने बताया जब दो इक्वल वेटेज वाली चीजें साथ में आती हैं तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कंपाउंड सेंटेंसेस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज थे, दो मेन क्लॉज थे, दोनों को ही हम मेन क्लॉज बोल रहे थे, किसी को कम या ज्यादा नहीं बोल रहे थे। तो कंपाउंड सेंटेंस में जब भी कोई चीज आती है वो इक्वल आती है, इक्वल, जब भी हम कंपाउंड वर्ड यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मेन क्लॉज है और उसके बाद सब ऑर्डिनेट क्लॉज या क्लॉजेस हैं, राइट। तो पूरे सेंटेंस में आपको एक मेन क्लॉज प्लस वन सब ऑर्डिनेट क्लॉज मिलेगा। इट मीन्स एक मेन क्लॉज है और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। एक मेन क्लॉज है, मेन मतलब इंपॉर्टेंट क्लॉज है, और एक लेस इंपॉर्टेंट यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो इसी बात को इन्होंने सेंटेंस में लिख दिया है स्लाइड में। अनलाइक अ कंपाउंड सेंटेंस, however a complex sentence contains clauses which are not equal, right। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो टाइप के क्लॉजेस होते हैं जो इक्वल नहीं होते। अब यहीं से आपके इंग्लिश लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो आपकी ग्रो करती है, राइट। अब आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, अगर एक चीज सब ऑर्डिनेट क्लॉज में बोली जा रही है तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज मीन्स वो लेस इंपॉर्टेंट चीज है और जो मेन क्लॉज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसको हम एग्जाम्पल में लिखते हैं। आई होप ये स्लाइड आपकी नोट डाउन हो चुकी होगी। ओके, सार्थक जो एग्जाम्पल अभी आप पूछ रहे हैं वो अभी आपका आएगा। सार्थक जो एग्जाम्पल आप पूछ रहे हैं वो अभी आपका आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कंपाउंड सेंटेंस में दो इक्वल क्लॉजेस रहते थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कंपाउंड मतलब कि जो दो क्लॉजेस हैं वो इक्वल लेवल पे हैं, कोई कम या ज्यादा नहीं है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों का ही नाम क्या है, मेन क्लॉजेस। लेकिन कॉम्प्लेक्स में एक मेन क्लॉज है और बाकी क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है या क्लॉजेस हैं, राइट। तो इसका मतलब जो मेन क्लॉज है वो इंपॉर्टेंट है और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो लेस इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। आप समझ रहे हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ से चीजें समझ में आएंगी, गौर से देखिएगा। यहाँ पे एक ही सेंटेंस को तीन ढंग से बोला गया है। यही आपका सारा सॉल्यूशन है जो दूसरा पैराग्राफ था, और मैंने कहा था आपको बाद में चीजें समझ में आएंगी कि आखिर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज का चक्कर क्या है, क्यों यूज किया जाता है। देखिए, मैं दो सेंटेंस बोल रही हूँ, दो सिंपल सेंटेंस बोल रही हूँ। माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू अ पार्टी, आई डोंट वॉन्ट टू गो, राइट। तो दो सिंपल सेंटेंसेस है। मेरे फ्रेंड ने मुझको पार्टी में इनवाइट किया था और आई डोंट वांट टू गो, और मैं नहीं जाना चाहता हूँ, राइट। तो आपने दो अलग अलग सेंटेंस में दोनों चीज बोल दी कि मेरी फ्रेंड ने मुझको पार्टी में इनवाइट किया था और मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अब दोनों ही क्या है, ये आपका एक अलग सेंटेंस में मेन क्लॉज हो गया, राइट, और एक ये आपने अलग सेंटेंस में मेन क्लॉज बोल दिया, यानी आप सामने वाले को दर्शाना चाहते हो दोनों ही बातें, आप उसको इम्पोर्टेंट तौर पे बता रहे हो, राइट। कंपाउंड में आपने क्या बोला, माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू अ पार्टी, मेरे फ्रेंड ने मुझको पार्टी में इन्वाइट किया था, बट आई डोंट वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता हूँ। यहाँ पे भी आप दिखा रहे हो कि ये जो दोनों क्लॉजेस आपके बोले गए हैं, माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू अ पार्टी बट आई डोंट वॉन्ट टू गो, ये दोनों ही पार्ट आपको ये शो कर रहे हैं। अगर आप किसी से ये सेंटेंस सुन रहे हो तो ये शो कर रहे हैं कि दोनों ही क्लॉज उसके लिए सेम इंपॉर्टेंस के हैं, किसी बात को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाह रहा है। दोनों इक्वल बात है कि मेरे फ्रेंड ने मुझको पार्टी में इनवाइट किया था लेकिन मैं नहीं जाना चाहता हूँ, राइट। दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर कॉम्प्लेक्स में वो ये बोल रहा है, देखिए कॉम्प्लेक्स में उसने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ऑल्दो माई फ्रेंड इनवाइटेड मी टू अ पार्टी, यद्यपि, जबकि आप इसे बोल सकते हो, जबकि मेरे फ्रेंड ने मुझको पार्टी में इनवाइट किया था, कॉमा, राइट, आई डोंट वांट टू गो,
राइट, इट मीन्स ऑल्दो लगने के कारण आपको ये समझ में आ रहा है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये आपका क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये बात आपको समझ में आ रही है, राइट। सबऑर्डिनेट क्लॉज है और उसके बाद कॉमा लगा के उसने बोला आई डोंट वांट टू गो। इट मीन्स जो स्पीकर है वो ये चाहता है, एक मिनट मनीषा अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। यहाँ पे पहले आप कॉम्प्लेक्स का बात समझिए, आपने कॉम्प्लेक्स की बात सुनी नहीं, आपने क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिए, पहले सुनो कॉम्प्लेक्स क्या होता है। यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज है और आई डोंट वांट टू गो ये आपका मेन क्लॉज है। इट मीन्स जो स्पीकर है वो ये कह रहा है, इस पे ज़्यादा ध्यान दो, आई डोंट वांट टू गो। ये मेरी मेन बात है पूरे सेंटेंस में, जो मेरी मेन बात है, जो मैं फोकस करना चाहता हूँ वो ये है, आई डोंट वांट टू गो ऑल्दो माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू अ पार्टी। ये लेस इम्पॉर्टेंट बात है, जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो है आई डोंट वांट टू गो। अब समझ में आई बात। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो मेन क्लॉज होता है, मेन क्लॉज मीन्स कि किस बात की वो इम्पोर्टेंस बताना चाह रहा है, वो बताना चाह रहा है मैं नहीं जाना चाहता हूँ, ऑल्दो माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू अ पार्टी आई डोंट वांट टू गो, राइट। इट मीन्स आई डोंट वांट टू गो पे ज़्यादा फोकस दो, और ऑल्दो माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू अ पार्टी दैट इज सेकेंडरी थिंग, प्राइमरी थिंग इज आई डोंट वांट टू गो, राइट। तो आपको समझ में आया कि अगर किसी सेंटेंस में आप किसी एक बात को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हो और दूसरी बात को कम हाईलाइट करना चाहते हो तो आप जो है कम हाईलाइटेड वाली बात को सबऑर्डिनेट क्लॉज में रखोगे, जबकि जो मेन हाईलाइटेड वाली बात है उसको आप मेन क्लॉज में रखोगे, राइट। अब मनीषा यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही हैं, यहाँ पे मनीषा एक क्वेश्चन पूछे हैं, मैम बट सिंपल सेंटेंस में, हाँ तो मैंने कब कहा कि दो क्लॉजेस होते हैं, यहाँ सिंपल सेंटेंस में दो सेंटेंस तो देख रहे हो डियर, सिंपल सेंटेंस में इसी बात को कहना है तो दो अलग अलग सेंटेंस में बोलोगे, साफ साफ तो देख रहे हो। माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू अ पार्टी एक सिंपल सेंटेंस है, आई डोंट वांट टू गो दूसरा सिंपल सेंटेंस है, राइट। इसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। चलिए वंशिका का क्वेश्चन, मनीषा आई होप समझ में आ गया होगा। मैम इससे पहले की स्लाइड दिखा दो एक बार प्लीज, अभी रुकिए एक मिनट वंशिका। अश्विनी, इन तीनों को एक साथ समझाने का मोटिव क्या है मैम? डियर मोटिव ये है कि अगर जो स्पीकर है जो इन सेंटेंसेस को बोल रहा है उसका आपको जो पर्पस है वो समझना है। अगर सिंपल सेंटेंस के फॉर्म में बोल रहा है, कंपाउंड सेंटेंस के फॉर्म में बोल रहा है, इट मीन्स वो आपका फोकस दोनों बातों पे चाहता है कि हाँ मेरे फ्रेंड ने मुझको पार्टी पे इनवाइट किया था और मैं नहीं जाना चाहता हूँ, राइट। ये बोलने का तरीका है, तीनों तरीके से आप इस बात को बोल सकते हो। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर बोला जा रहा है तो स्पीकर का इंटेंशन ये है आई डोंट वांट टू गो पे ज़्यादा फोकस करो, ऑल्दो माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू अ पार्टी दैट इज सेकेंडरी थिंग, राइट। तो जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज में बोल रहा है, जो मेन फोकस जिस पर वो डालना चाहता है उसको वो मेन क्लॉज में बोल रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट। तो मेन क्लॉज पे ज़्यादा फोकस चाहता है सामने वाला और सबऑर्डिनेट क्लॉज पे लेस फोकस चाहता है, वो एक हेल्प कर रहा है बस स्टेटमेंट को बढ़ाने के लिए। ये पर्पस था यहाँ पे तीनों सेंटेंसेस को साथ में दिखाने का, राइट। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वंशिका अभी मैं दिखाती हूँ आपको फर्स्ट स्लाइड। हाँ जी अश्विनी कह रहे हैं अगर इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को उल्टा कर दें तो उल्टा करने का मतलब आई डोंट वांट टू गो ऑल्दो माय फ्रेंड इनवाइटेड मी टू अ पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है तो भी वो कॉम्प्लेक्स रहेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चाहे सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आए, चाहे मेन क्लॉज पहले आए, चाहे सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज के बीच में आए, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है, मेन क्लॉज के मिड में भी आ सकता है। अच्छा आकाश सब ने कर लिया है नोट डाउन, आपको कैसे पता लगा? सब ने आपको पर्सनली मैसेज कर दिया है? हाँ जी आकाश सब ने आपको पर्सनली मैसेज कर दिया है, सब ने नोट डाउन कर लिया है। ओके अश्विनी
सिंपल सेंटेंस में यहाँ, हाँ जी, सिंपल सेंटेंस में दो अलग अलग सेंटेंसेस हो गए। सिंपल सेंटेंस में आपको यही बात बोलनी है तो दो अलग अलग सेंटेंस हो गए। उद्देश्य, these three sentence is same but the meaning are changing। बिल्कुल सही उद्देश्य। यहाँ पे आपको सेंस समझ में आना चाहिए कि स्पीकर का सेंस क्या है। एक तरीके से आप कह सकते हैं सिंपल और कंपाउंड में सेम सेंस है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में उसका सेंस ये है कि ज्यादा फोकस इस पे किया जाए। आई डोंट वांट टू गो ऑल्दो माय फ्रेंड इनवाइटेड मी टू अ पार्टी, राइट। अश्विनी, सिंपल सेंटेंस में यहाँ टू क्लॉजेस हो गए। हाँ जी, सिंपल सेंटेंस दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। सिंपल में दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। ओके आकाश, ओके, आई होप आकाश की प्रेडिक्शन सही थी। अब तक तो सबका नोट डाउन हो गया होगा। हाँ जी वंशिका, लीजिए, आपको लास्ट स्लाइड देखनी थी, जल्दी से देखिए। लास्ट स्लाइड, हम आगे बढ़ रहे हैं भाई। सब लोग आकाश को लगता है पर्सनली मैसेज तो नहीं करते हो गया, आई होप, क्योंकि आकाश ने सब की ओर से बोला था, सब की नोटिंग हो गई मैम। अभी तो डियर फाउंडेशन बहुत इजी है, राइट। इंटरमीडिएट में आप जाओगे, इंटरमीडिएट इसका पापा है। फाउंडेशन में तो सब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, प्यारे प्यारे। इंटरमीडिएट और फाइनल में जाते जाते बाल खड़े हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग के तो हो ही चुके हैं, राइट। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, अब हमें ये देखना है कि आपके स्क्रीन के सामने जो सेंटेंसेस गिवन है, देखो जरा ध्यान से देखो, स्क्रीन में जो भी सेंटेंसेस गिवन है ये क्या है। श्रुति, सिलेबस 4 मंथ्स तक खत्म हो जाता है। मानसी, घबराने की जरूरत नहीं है, इंटर में इंग्लिश नहीं है और अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे पेपर्स हैं, राइट। अदिति, ऑल्दो आई डोंट वांट टू गो, माय फ्रेंड इनवाइटेड मी टू अ पार्टी, प्लीज एक्सप्लेन मैम। अदिति, मैंने इसको एक्सप्लेन तो कर दिया आपको लास्ट स्लाइड में कि यहाँ पे आई डोंट वांट टू गो पे जो स्पीकर है वो ज़्यादा फोकस करवाना चाहता है। ऑल्दो माय फ्रेंड इनवाइटेड मी टू अ पार्टी, दैट इज लेस, मतलब कि लेस इम्पॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हर्ष, क्या बोलना चाह रहे हो? हर्ष समझ में नहीं आया। अदिति का आंसर दे दिया। आकाश, मैम आप इंग्लिश वर्ड का यूज़ ज़्यादा किया करो स्टडी करते टाइम। अच्छा ओके आकाश, आपको इंग्लिश में ज़्यादा मतलब कि टर्म्स चाहिए, ठीक है। वैसे तो मैं इंग्लिश में ही बोलती हूँ, एक्चुअल में हमारे पूरे बैच में मिक्स बैठते हैं। अश्विनी, इंटर में इंग्लिश नहीं है, ठीक है। हमारे पूरे बैच में डियर मिक्स स्टूडेंट्स बैठते हैं, अलग अलग बोर्ड के यहाँ पे बैठते हैं, तो दैट्स वाई हमें हिंदी टर्म और इंग्लिश टर्म दोनों यहाँ पे यूज़ करने पड़ते हैं ताकि सबको चीज़ें जो है कंप्लीटली समझ में आए, राइट राइट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आगे वाली स्लाइड में आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, आपको बताना है फुल सेंटेंस कौन सा है और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। इन चारों में आपको बताना है फुल सेंटेंस कौन सा है और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। नंबरिंग से आप बताइएगा। सबसे स्टार्टिंग में हर्ष वो 2 सिंपल सेंटेंसेस थे। सिंपल में जो सबसे स्टार्टिंग में लिखा था वो 2 सिंपल सेंटेंसेस थे। सार्थक, बिल्कुल सही सार्थक। फर्स्ट वन, when we went on a long journey through the woods on a sunny Friday morning, ये आपका क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है या सब ऑर्डिनेट क्लॉज आप इसको बोल सकते हैं, राइट, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तिलक, पहले इंटर पे आ जाओ। हाँ जी लिख लीजिए, जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज डिपेंडेंट, सेकेंड वन इज गलत अदिति, अदिति सही है। फर्स्ट वन इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, सॉरी अदिति मैंने थोड़ा गलत पढ़ा था। एंड सेकेंड इज मेन, हाँ जी, सेकेंड इज वन मेन क्लॉज। वन मेन क्लॉज मीन्स कि यहाँ पे आपका एक सिंपल सेंटेंस बन रहा है, यहाँ पे आपका सिंपल सेंटेंस बन रहा है, राइट। 1 and 3 आर सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड सेकेंड एंड फोर्थ आर इंडिपेंडेंट क्लॉज। बिल्कुल सही तैशी, आपको आ गया है, राइट। तो यहाँ पे ये भी आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है,
ये भी आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और यहाँ पे सिंग दैट सॉन्ग, राइट, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो यहाँ पे हम जो है सब्जेक्ट मान के चलेंगे कि सामने वाले को यू को कहा जा रहा है, राइट। वन मेन क्लॉज है, यानी कि आप इसको क्या बोलोगे, सिंपल सेंटेंस बोलोगे। अब इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछ सकता है, समझ में आ रहा होगा। व्हेन यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया है। थर्ड में बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया है, दैट इज सब्जेक्ट, और वेंट क्या था, वर्ब था। बिकॉज में ही सब्जेक्ट था, वॉज आपका क्या था, वर्ब था, राइट। बिकॉज ही वॉज नॉट ओनली टॉल बट ऑल्सो वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्कर्स इन द एरिया, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। और उसके बाद इट वॉज फाइन, ये सब्जेक्ट है, वॉज आपका वर्ब है। सिंग दैट सॉन्ग, ये वर्ब है, दैट सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे यू अपने आप अंडरस्टूड होगा जो कि सब्जेक्ट होगा। तो आपको समझ में आ गया ये वाली स्लाइड कि बिल्कुल आपको, हाँ जी कशिश, बिल्कुल सही आपने पहचाना। फोर्थ वन जो है वो आपका इम्परेटिव, आप कह सकते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस है, राइट। फोर्थ वन डियर हर्ष, देखिए एक्सप्लेन कर दिया मैंने। सिंग आपका क्या है, वर्ब है, दैट सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है, यू अपने आप इम्परेटिव सेंटेंसेस में अंडरस्टूड हो जाता है। याद करिए मैंने क्लॉजेस में पढ़ाया था कि सिंग दैट सॉन्ग, या मैंने कहा सिट डाउन, तो सामने वाले को ही कहूंगी, यू सामने वाले को। तो इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अपने आप अंडरस्टूड होता है, उसको बोला या लिखा नहीं जाता है, राइट। अश्विनी, अश्विनी एक एग्जाम्पल बस दिया है, अभी हम कॉम्प्लेक्स पे आ रहे हैं ना, तो एक एग्जाम्पल आपको दिया है। अश्विनी एग्जाम्पल्स दिए हैं, थोड़ी सी भूली कुछ बिसरी यादें, ताकि आपको याद आ जाए, उसके लिए एग्जाम्पल आ गया है, ताकि आपको डिपेंडेंट क्लॉज याद आ जाए। यहाँ पे श्रुति का एक क्वेश्चन है, ही वॉज नॉट ओनली टॉल डियर। यहाँ पे देखिए श्रुति ने क्वेश्चन किया है, ध्यान से सुनना सब लोग। श्रुति ने क्वेश्चन किया है, बट मैम नॉट ओनली बट ऑल्सो इज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन। डियर बट मैं मान रही हूं कि कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, लेकिन यहाँ बट के आगे पीछे क्लॉजेस नहीं बन रहे हैं। श्रुति गौर करिए, यहाँ पे बट के जो है, बट के बाद में क्या क्लॉजेस बन रहे हैं, नहीं। सिंपल आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट ऑल्सो वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्कर। कोई जरूरी नहीं होता है कि बट हमेशा क्लॉजेस को ही ज्वाइंट करने के लिए आता है, उसके अलावा भी आ सकता है। तो यहाँ बट जो है क्लॉजेस को ज्वाइंट करने के लिए नहीं आ रहा है, बट के बाद आपको कोई और अदर क्लॉज नहीं मिल रहा है। तो बट का यहाँ पे जो कोरिलेटिव कंजंक्शन, क्लॉजेस को जोड़ने के लिए अगर कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, उसकी तरीके से यहाँ पर यूज नहीं है, राइट। क्लॉजेस को ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पर यूज नहीं है श्रुति, राइट। तो यहाँ पे आप बट आपने बिल्कुल सही पहचाना है कि कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है जो कि क्लॉजेस को ज्वाइंट करता है, लेकिन यहाँ क्लॉजेस को ज्वाइंट करने का काम नहीं कर रहा है बट, राइट। चलिए, तो थोड़ी सी ये चीज़ें आपने देख ली, आंसर्स हो गए। डिपेंडेंट क्लॉज आपको याद आ गया होगा, डिपेंडेंट क्लॉज जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन एक कंप्लीट आइडिया प्रेजेंट नहीं होता है। ये केवल हम एक शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आए, तो आपको ये याद होना चाहिए कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। तो जितने भी आप स्क्रीन पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, बिकॉज द प्रॉफिट हैड बीन सो ग्रेट, तो बिकॉज आपका क्या हो गया, बिकॉज आपको पता है आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। ऑल्दो इट वॉज लेट, ऑल्दो आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया, ठीक है। अंटिल द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, तो यहाँ पे क्या है, अंटिल आपका सबऑर्डिनेट क्या हो गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। लेकिन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, यहाँ पे ये क्लॉज नहीं है, द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग ये क्लॉज नहीं है, ये आपका क्या है, फ्रेज है, राइट। आपको याद आ गया होगा, ठीक है। वेदर दे वांटेड टू और नॉट, ठीक है, यहाँ पे वेदर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और दे वांटेड टू और नॉट ये आपका क्लॉज हो गया, तो ये पूरा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। इवन इफ दे हैड रादर बी एट होम रीडिंग द न्यूज पेपर, तो इवन इफ आपको पता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया, और ये ब्रैकेट वाला पोर्शन आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, क्योंकि यहाँ पर
इसके स्टार्टिंग में आपका क्या लग गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लग गया। तो एक फ्रेज था, बाकी सब यहाँ पे क्या थे, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस था। अंटिल वाला जो था वो फ्रेज था, बाकी सब यहाँ पे क्या था, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस थे, राइट। डिपेंडेंट क्लॉज ये आपको पता है कि खुद एक कंप्लीट आइडिया नहीं होता है, कंप्लीट थॉट प्रेजेंट नहीं करता है। जब भी स्टार्ट होगा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ स्टार्ट होगा, राइट। और अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हम बात करें तो वहां पे सबऑर्डिनेट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, राइट। पुरानी बातें ये चल रही हैं, क्लियर है, ये आपकी पुरानी बातें जो है वो चल रही हैं। आगे चलिए, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपने देखा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको क्या समझ में आया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रिवाइज कर रहे हैं, नोट भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, एग्जाम्पल्स आए तो नोट कर लेना, राइट। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, दूसरा आपका क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉज होगा, या डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए, हो सकता है, फिर उसके बाद कॉमा लगा और फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज आए, तो ये भी आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, या तो इंडिपेंडेंट क्लॉज स्टार्टिंग में होगा फिर डिपेंडेंट क्लॉज होगा, या डिपेंडेंट क्लॉज पहले होगा, कॉमा आएगा और फिर आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, तो इसको आप क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलोगे, राइट, क्लियर है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स और देखने जा रहे हैं, एग्जाम्पल्स हम वन बाय वन और भी देखने जा रहे हैं। ये एक और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसकी टेबल मैंने आपको पहले भी नोट करवाई थी। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की टेबल आप ओपन कर लीजिए, आपने पहले भी नोट की थी, एक बार मैच कर लीजिए सारे वर्ड से, अगर कुछ और कंजंक्शंस उसमें छूटे हुए थे उस टेबल पे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की टेबल यहाँ पे रिपीट हुई है, ये डिटेल्ड टेबल है, इसमें से अगर कुछ जो टर्म्स थे वो आपकी लास्ट टेबल में नोट डाउन नहीं हुए थे तो आप जितने भी आपको दिख रहे हैं आपको लर्न करना पड़ेगा कि ये जो वर्ड्स होते हैं आफ्टर है, हाउ, अनटिल, ऑल्दो, इफ, unless, as, right, it as much, as if, in order that, when, as long as, at least, whenever, as much as, now that, whereas, soon, wherever, as though, since, while, because, so that, before, even if, that, even though जब भी लगेगा, ये सब आपके क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, राइट, ये सारे के सारे आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। चलिए अब हम आगे आ रहे हैं। अब ये देखिए, आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पे पूरा सेंटेंस है, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन याद है, एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और उसके अलावा जो है एक डिपेंडेंट क्लॉज या एक से ज़्यादा जो है डिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकते हैं। क्या हुआ अश्विनी, राइट। तो यहाँ पे अब आप देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए, पूरा सेंटेंस है, जॉन कैन नॉट सेट अप हिज टाइपराइटर बिकॉज द वॉल हैज नो आउटलेट। पूरा सेंटेंस है, जॉन कैन नॉट सेट अप हिज टाइपराइटर बिकॉज द वॉल हैज नो आउटलेट। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जॉन कैन नॉट सेट अप हिज टाइपराइटर, ये आपका क्या है, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जिसमें जॉन आपका क्या है, सब्जेक्ट है, कैन नॉट सेटअप ये आपका क्या है, ये आपका वर्ब है, कैन नॉट सेटअप ये आपका क्या हो गया, वर्ब है, बिकॉज आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, और द वॉल हैज नो आउटलेट, द वॉल आपका क्या हो गया, द वॉल आपका क्या है, सब्जेक्ट है, हैज जो है उसका वर्ब हो गया। तो ये दो क्लॉजेस है यहाँ पे, द वॉल हैज नो आउटलेट के पहले बिकॉज लग गया है, इस कारण से ये क्या बन गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया, डिपेंडेंट क्लॉज बन गया। तो एक मेन क्लॉज है, राइट, तो यहाँ पे एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आया है और डिपेंडेंट क्लॉज बाद में आया है, मेन क्लॉज पहले आया है और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो बाद में आया है। शी विल गो टू स्कूल इन द सिटी until she finds a job, until she finds the job, right। तो आप देख रहे हो, she will go
टू स्कूल इन द सिटी, ये आपका मेन क्लॉज हो गया, शी आपका सब्जेक्ट हो गया, विल गो आपका वर्ब हो गया, अंटिल आपका जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, शी फाइंड्स अ जॉब, शी सब्जेक्ट हो गया, फाइंड्स इसका वर्ब हो गया, तो ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया क्योंकि इसके आगे जो है अंटिल लग गया है, राइट। तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। ये कौन से टाइप का सेंटेंस हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पूरा सेंटेंस, व्हेन आई फर्स्ट मूव्ड टू द सिटी आई वॉज अफ्रेड टू ड्राइव द स्टीप एंड नैरो स्ट्रीट्स, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज पहले है। हाँ जी, अभी इशिका मैं इजी वाले एग्जाम्पल सिखा रही हूँ, अभी डिफिकल्ट वाले पे भी आएंगे। इन सारे एग्जाम्पल में एक ही डिपेंडेंट क्लॉज है। हाँ जी इशिका बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी आएंगे उन एग्जाम्पल्स पे, अभी इजी वाले कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हेन आई फर्स्ट मूव टू द सिटी कॉमा आई वॉज अफ्रेड टू ड्राइव द स्टीप एंड नैरो स्ट्रीट्स, राइट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज पहले है, आप देख रहे हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज पहले है, उसके बाद कॉमा लगाकर फिर आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, फिर आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज आया है, राइट। तो पहले आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज है, पहले आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है। अदिति मैम जो पहले आपने डेफिनेशन लिखवाई थी उसमें था इट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। ये आपकी डेफिनेशन कहाँ डिफर कर रही है अदिति? मैं आपको बार बार तो बोल रही हूँ, आपको मैं सीधे सीधे शब्दों में, तभी मैंने आपको जहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लिखे थे वहीं पे नोट डाउन करा दिया था। वन मेन क्लॉज प्लस एटलीस्ट, अब उसको आप बोलो एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। एटलीस्ट का मतलब क्या है? कम से कम एक होना चाहिए, यानी कि कम से कम एक हो या एक से ज़्यादा हो तो चल जाएगा, लेकिन कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, एक मेन क्लॉज के साथ कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। क्या गलत लिखा है? सही तो है अदिति, वही चीज़ तो बोल रही हूँ। इसी को आप दूसरे शब्दों में बोल दो, वन मेन क्लॉज प्लस वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज तो होगा ही होगा, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। अदिति इंटरप्रिटेशन, अभी आप लॉ पढ़ने जाओगे आपको बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। राइट मीनिंग समझो, सब जगह एक ही चीज़ को अलग अलग शब्दों में लिखा है, एक ही चीज़ को अलग अलग शब्दों में लिखा है अदिति, डेफिनेशन नहीं चेंज हो रही है। वन मेन क्लॉज प्लस वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, राइट। हितैषी, हाँ जी हितैषी, तो वही चीज़ पिछली स्लाइड में लिखी हुई है, वही चीज़ अभी भी लिखी हुई है, वही मैं उसे बता रही हूँ, राइट। तिलक कह रहा है हो गया है, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा एग्जाम्पल। अदिति कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो, सेम इंटरप्रिटेशन है बेटा, राइट। अब देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अब देखो फिर वही बात कह रहा है अदिति वाला सेंटेंस। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एन का मतलब वन इंडिपेंडेंट क्लॉज और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, एटलीस्ट कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, यानी एक तो डिपेंडेंट क्लॉज होना ही होना, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। बोथ क्लॉजेज इन द सेंटेंस आर नॉट इक्वल, ये चीज़ भी आपको समझा दी, एक मेन है एक सबऑर्डिनेट है। दे कैन नॉट बोथ बी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, दोनों के दोनों डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल, फिर से एक एग्जाम्पल आ गया, आप इसको मत नोट डाउन करो, ये रिपीटेड है, ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है ये आपका रिपीटेड है, ये आपको समझाने के लिए बार बार स्क्रीन पे मैंने डाला है, राइट। यहाँ पे आओ एग्जाम्पल देखो, शी प्लांटेड द फ्लावर्स, तो शी प्लांटेड द फ्लावर्स ये आपका क्या हो गया? ये आपको समझ में आ रहा है इजली, ये आपका क्या है? मेन क्लॉज है। दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, और ही इंजॉयड स्मेलिंग, राइट। तो ये जो ही इंजॉयड स्मेलिंग था, ये ब्लू वाला पोर्शन,
ये पूरा का पूरा दैट लगने के कारण आपका क्या बन गया, डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज आप इसको बोल सकते हो, राइट। अच्छा, तिलक, वन मेन क्लॉज प्लस वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट तिलक, बिल्कुल सही। हितैषी, मैम सेकेंड स्लाइड बिफोर डेफिनेशन डिफर कर रही है। अच्छा, सेकेंड स्लाइड बिफोर, डियर यही तो लिखा था मैंने, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वन मेन क्लॉज प्लस वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, यहाँ पे देखिए सेम चीज़ लिखी है। इसके बाद वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, ये भी सेम है। ये आपका एग्जाम्पल वाला स्लाइड हो गया था, यहाँ डेफिनेशन नहीं थी। इसके बाद ये भी एग्जाम्पल वाला हो गया था, यहाँ डेफिनेशन नहीं थी। इसके बाद हम ये तो डिपेंडेंट क्लॉज की बात कर रहे थे, ठीक है, इसमें आपकी ये डेफिनेशन नहीं थी। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, ये जो आप एग्जाम्पल लिख रहे हो डियर, यहाँ पे ये करंट एग्जाम्पल का स्ट्रक्चर दिया है। ये जो यहाँ पर है, अगर आप इस डेफिनेशन की बात कर रहे हो तो एक करंट एग्जाम्पल का स्ट्रक्चर दिया है कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, गिवन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है, उसमें जो है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी आपका जो गिवन सेंटेंस है, उस गिवन सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह रहे हैं क्योंकि उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और वन डिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए बोल रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा तो वो आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में चला, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो हितैषी, चीज़ वही है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है तो ये याद कर लो, वन मेन क्लॉज इक्वेशन के फॉर्म में लिख लो, वन मेन क्लॉज प्लस वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस, अनन्या। अच्छा, आप एटलीस्ट के कारण अनन्या कंफ्यूज हो गए। एटलीस्ट वहां पे जो करंट स्टेटमेंट था उसके लिए लिखा था कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है और उसके साथ डिपेंडेंट होता है तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो। हाँ जी, कंपाउंड, सार्थक सही तो बोल रहे हो। कंपाउंड सेंटेंस में एटलीस्ट वन मेन क्लॉज, एटलीस्ट क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में कम से, कंपाउंड सेंटेंस में नहीं, यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस में आपने जो एटलीस्ट वन मेन क्लॉज लिखा है ये नहीं होगा, एटलीस्ट टू मेन क्लॉजेस होने चाहिए। सार्थक, कंपाउंड सेंटेंस में एटलीस्ट टू मेन क्लॉजेस होने चाहिए, क्योंकि अगर एक मेन क्लॉज होगा तो सिंपल सेंटेंस होगा, और अगर एक से ज़्यादा मेन क्लॉजेस होता है और डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है तो आपका क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। एक मेन क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज और क्लॉजेस, ये आपका कौन सा सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, राइट। तो इसको याद रखिए, ठीक है। सार्थक, कहीं पे अगर ये लिखा है ना कि कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स एटलीस्ट वन मेन क्लॉज, नहीं, ये नहीं होगा सार्थक। कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम दो मेन क्लॉजेस होने चाहिए, एटलीस्ट टू मेन क्लॉजेस। दो से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन दो मेन क्लॉज होगा तभी वो कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बॉब इज पॉपुलर इवन दो ही इज अगली, ये भी आपका क्या हुआ, ऊपर वाला आपका क्या है, मेन क्लॉज है, और नीचे वाला आपका क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। तो कौन से टाइप का सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। बॉब इज पॉपुलर इवन दो ही इज अगली, राइट। इवन दो लग गया, इवन दो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, नोट कर लो। आगे देख रहे हैं, यहाँ पे देखो, ऑल्दो शी वर्कड हार्ड टू गेन रिकॉग्निशन, ब्रैकेट वाला पोर्शन आपका क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया,
क्यों? क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑल्दो लग गया है। मैनी पीपल डिड नॉट नो हु शी वॉज, मैनी पीपल डिड नॉट नो, ये आपका मेन क्लॉज हो गया, और हु शी वॉज ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। हाँ, तो अभी तक कंप्लेन थी कि अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे थे उसमें हमारा वन इंडिपेंडेंट क्लॉज और वन डिपेंडेंट क्लॉज था। तो ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें वन मेन क्लॉज है और टू डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, राइट। ओके हर्ष, पहले करंट नोट डाउन करो आप। यहां पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले वन सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। कैसे पहचाना? ऑल्दो से, ऑल्दो शी वर्कड हार्ड टू गेन रिकॉग्निशन, वन सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया प्लस वन मेन क्लॉज हुआ। मैनी पीपल डिड नॉट नो, ये आपका मेन क्लॉज हुआ। हु शी वॉज, हु शी वॉज, हु यहाँ पे फिर आपका क्या लग गया? हु आपका फिर से आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लग गया। हु शी वॉज फिर आपका क्या हो गया? वन सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, राइट। तो ये आपके कौन से टाइप का हुआ? सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वन मेन क्लॉज, टू सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, राइट। श्रुति, ही इज अगली डिपेंडेंट इसलिए हुआ था लास्ट एग्जाम्पल में क्योंकि उसके पहले इवन दो लग गया था, उसके पहले इवन दो लग गया था। आई होप ये वाली स्लाइड का एग्जाम्पल नोट डाउन कर लिया होगा। नीचे का नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये वाला हिस्सा नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ऊपर का बस सेंटेंस नोट डाउन कर लो। ऑल्दो शी वर्कड हार्ड टू गेन recognition, many people didn't know who she was, right? सार्थक, that is last slide. श्रुति, ही इज अगली, अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, क्योंकि यहाँ पे इवन दो, इस क्लॉज के पहले क्या लिखा है? इवन दो, इवन दो आपका क्या है? सबऑर्डिनेटिंग। हर्ष नोट डाउन कर लिया होगा, ये वाली स्लाइड भी हो गई होगी, राइट। चलिए अब यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, यहाँ देखो चाहे सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले हो चाहे बाद में हो, चीज एक ही है, यही चीज यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे देखो एक ही सेंटेंस को दो तरीके से लिखा है। पहला तरीका, इवन दो इट वॉज लेट कॉमा एवरीवन वॉज सेलिब्रेटिंग, ठीक है, जबकि लेट है फिर भी सब कोई जो है सेलिब्रेट कर रहा है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एवरीवन वाज सेलिब्रेटिंग इवन दो इट वाज लेट। तो दोनों ही तरीके से आप चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। ये हमने पहले भी देखा था कि हम आगे पीछे कर सकते हैं। हाँ जी, सबऑर्डिनेट क्लॉज सार्थक पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें बीच में आएगा। Even though it was late, everyone was celebrating. Everyone was celebrating even though it was late. बात एक ही है। हाँ, अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आता है और डिपेंडेंट बाद में आता है तो कॉमे की जरूरत नहीं होती है। अश्विनी देख लीजिए, आपको लगता है लिखना है तो आप लिख, राइट। आई होप ये हो गया होगा। अब एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स देखो आज। The boy ran away when he saw the lion. अब आप पहचानिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। The boy ran away when he saw the lion. The boy subject, ran away verb, ये आपका क्या हो गया? मेन क्लॉज हो गया, ये आपका मेन क्लॉज हो गया। when आपका क्या हुआ? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। ही सॉ द लॉइन, ही सॉ द लॉइन, ही सॉ द लॉइन आपका क्या हुआ? ही सब्जेक्ट हुआ, सॉ वर्ब हुआ। तो व्हेन ही सॉ द लॉइन ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया।
तो वन मेन क्लॉज प्लस वन डिपेंडेंट क्लॉज, इट मीन्स ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स है. व्हेन ही सॉ द बियर, ही सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, व्हेन आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. तो ये पूरा का पूरा पहला फर्स्ट ब्रैकेट आपका क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया. राइट, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया. ओके, ऑडिबल. राइट, थैंक यू दीपक. राइट, अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं व्हेन ही सॉ द बियर. व्हेन ही सॉ द बियर आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया. राइट, व्हेन आपका क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है. क्लियर है? राइट, चलिए अब इसके बाद देखिए ही क्लाइम्ड द नियरेस्ट ट्री. ही क्लाइम्ड द नियरेस्ट ट्री, ये मेन क्लॉज हो गया. कॉमा के बाद ये क्या है? मेन क्लॉज. ही सब्जेक्ट है, क्लाइम्ड आपका क्या है? वर्ब है. राइट, इसके बाद फिर आपका एक लगा बिकॉज, फिर से आपका एक क्या लगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. फिर आपका आ रहा है सब्जेक्ट वर्ब. ही वॉज टेरिफाइड, वॉज टेरिफाइड वर्ब है, तो बिकॉज ही वॉज टेरिफाइड ये फिर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया. तो यहाँ पे टू सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं. व्हेन ही सॉ द बियर, बिकॉज ही वॉज टेरिफाइड. राइट, ये दोनों के दोनों आपके क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं. अश्विनी देखिए फिर से सेकंड में वी ही सॉ द बियर, when he saw the bear, when he saw the bear, when आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसके लगने के कारण he saw the bear, he saw the bear ये आपका क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज हो गया. राइट, इसके बाद he climbed the nearest tree ये आपका मेन क्लॉज हो गया. बिकॉज लगने के कारण he was terrified जो क्लॉज था ये भी डिपेंडेंट क्लॉज बन गया. यानी कि पूरे एग्जाम्पल में एक मेन क्लॉज है और दो डिपेंडेंट क्लॉज हैं. एक मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज क्या है? ही क्लाइम्ड द नियरेस्ट ट्री, दैट इज मेन क्लॉज. व्हेन ही सॉ द बियर ये डिपेंडेंट क्लॉज है व्हेन लगने के कारण. बिकॉज ही वॉज टेरिफाइड, बिकॉज लगने के कारण ही वॉज टेरिफाइड जो है ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है. यहाँ पे देखना 3 सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं. 3 सबऑर्डिनेट क्लॉजेज है. कैसे? सबसे पहली बात आई थिंक मेन क्लॉज है. आई सब्जेक्ट है, थिंक वर्ब है. आई थिंक मेन क्लॉज है. राइट, आई थिंक मेन क्लॉज है. सुनाई दे रहा है? आई होप आपको सुनाई दे रहा है, वॉइस आ रही होगी आप तक. राइट, दूसरा देखिए दैट यू शुड आस्क हिम पर्सनली ये डिपेंडेंट क्लॉज है. क्यों डिपेंडेंट क्लॉज है? क्योंकि दैट लग गया. दैट आपका क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है. दैट आपका क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है. राइट, तो यहाँ पे आपका दैट लग गया. इसके कारण दैट यू शुड आस्क हिम पर्सनली ये आपका क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है. नेक्स्ट आपका क्या है? इफ लगने के कारण इफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. राइट, इफ लगने के कारण इट इज कन्वीनियंट फॉर हिम ये आपका क्या है? इट इज कन्वीनियंट फॉर हिम ये भी आपका क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है. उसके बाद लग गया बिफोर. यू कॉल ऑन हिम, बिफोर लगने के कारण यू कॉल ऑन हिम जो है ये भी आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है. राइट, थर्ड वाला एग्जाम्पल समझ में आया? थर्ड वाले एग्जाम्पल में पहला क्लॉज है आई थिंक. आई थिंक आपका मेन क्लॉज है. दैट यू शुड आस्क हिम पर्सनली दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसके कारण यू शुड आस्क हिम पर्सनली ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया. राइट, इसके बाद इफ भी आपका क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसके कारण इट इज कन्वीनियंट फॉर हिम ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया. उसके बाद यू कॉल ऑन हिम के पहले बिफोर लगा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो ये भी आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया या सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया. तो वन मेन क्लॉज और बाकी आपके क्या है? डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं. समझ में आया थर्ड वाला एग्जाम्पल सबको? प्लीज लिख के एक्नॉलेज करो. वन राइट. चलिए
एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ वीडियो चैट पे भी प्लीज लिख के जरा ओके कर देना। एक लास्ट एग्जाम्पल आज का देख रहे हैं, ही स्माइल्ड। ये आपके आईसीआई के मटेरियल में रॉन्ग दिया हुआ था। डियर ऑल, ये जो है, ये आपका जो गिवन एग्जाम्पल है, ये आईसीआई के मटेरियल में कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ है, जबकि ये कॉम्प्लेक्स है। देखो कैसे, ध्यान से देखना प्लीज, ये लास्ट एग्जाम्पल है आज का, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ही क्या है, सब्जेक्ट है। ही के लिए ही, स्माइल्ड एंड लाफ्ड जो वर्ब है, स्माइल्ड एंड लाफ्ड जो वर्ब है, ये दोनों का दोनों वर्ब किसके लिए यूज हुआ है, ही के लिए यूज हुआ है। तो ये क्या है, कंपाउंड वर्ब है। ये क्या है, कंपाउंड वर्ब है, राइट। तो ही स्माइल्ड ब्राइटली एंड लाफ्ड डिलाइटली व्हेन ही सॉ हिज न्यू बाइसाइकिल, राइट। तो यहाँ पे व्हेन ही सॉ हिज न्यू बाइसाइकिल, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। ही स्माइल्ड ब्राइटली एंड लाफ्ड डिलाइटली, ये आपका क्या है, मेन क्लॉज है। ये आपका मेन क्लॉज है, राइट। यहाँ पे वन सब्जेक्ट है और कंपाउंड वर्ब है, इसलिए ये एक मेन क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं वन मेन क्लॉज प्लस वन डिपेंडेंट क्लॉज, राइट। ये आपके आईसीआई के मॉड्यूल में सेम एग्जाम्पल, आपके आईसीआई के मॉड्यूल में सेम एग्जाम्पल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में दिया है, जो कि गलत है, राइट। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में दो मेन क्लॉजेस होते हैं, यहाँ पे एक ही मेन क्लॉज है। आईसीआई के मॉड्यूल में ये गलत जगह एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो लोग कंपाउंड वर्ब में कंफ्यूज हो गए। कंपाउंड वर्ब को वो लोग अलग अलग क्लॉजेस समझ रहे थे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक ही क्लॉज है, क्योंकि ही सब्जेक्ट है और ही के लिए ही स्माइल्ड एंड लाफ्ड जो है वो यूज हुआ है, राइट। स्माइल एंड लाफ्ड जो है वो यूज हुआ है, राइट। ये लास्ट एग्जाम्पल है, प्लीज लास्ट एग्जाम्पल के बारे में लिख के एक्नॉलेज करिए, चीज समझ में आई है कि नहीं आई है, क्योंकि आईसीआई के मटेरियल में रॉन्ग दिया हुआ है।